जी आवाज आ रही है। आवाज और बोर्ड क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। मुस्कान खान अंजार। माजरत है भाई, थोड़ा सा डिले हुई है क्लास। थोड़ा रास्ते में टाइम लग गया आने में, कहीं गए थे तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। कंफर्म कर दे भाई सभी बच्चे एक बार आवाज के लिए प्लीज। मौसम्मा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? उर्दू दास्तान को, जो हम लोग कल शुरू कर चुके हैं। और हमने शुरू की थी कल दास्तान सबरस, जो क्या है, उर्दू की पहली दास्तान। पहली दास्तान है। पहली की जगह आपको एग्जाम में कदीम लिखा हुआ भी आ सकता है कि उर्दू की पहली कदीम दास्तान कौन सी है, तो सब्रस है। और इसके जो मुसन्निफ हैं वो है मुल्ला वजी। कौन है? मुल्ला वजी। और ये कहाँ पर लिखी गई है? ये दक्कन में लिखी गई है। उर्दू की पहली दास्तान है। चलिए फिर इसके बारे में हम लोग एग्जाम के हवाले से जो चीज आती है उस पर गौर व फिक्र करते हैं। सब्रस के हवाले से सबसे पहले इसका साल तसनीफ आता है, जो है आपका 1635। अगर हिजरी पूछे तो 1045 इसका हिजरी आता है। और इसको जो मुरत्तब किया है, मुरत्तब का मतलब है कि पहले लिखी गई है, इसे बाद में जो है वो क्या किया गया है, मुरत्तब किया गया है। मुरत्तब किया है इसको 1932 में, यानी कि 1932 में। किसने किया है? तो मौलवी अब्दुल हक साहब ने जो है वो क्या किया है, इसको मुरत्तब किया है। कहाँ से किया है? अंजुमन तरक्की। अंजुमन तरक्की दक्कन से परेश है, वहां से इसको क्या किया है, मुरत्तब किया है मौलवी अब्दुल हक ने। हालांकि मौलवी अब्दुल हक ने इसको जो है वो पहले एक रिसाला था, जो दारुल तर्जुमा उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, उसका एक रिसाला था जिसका नाम था रिसाला उर्दू। उसमें पहले इसे शाये कराया था 1924 में, यानी कि 1924 में, कि हाँ एक दास्तान है जिसका नाम सबरस है। यानी कि लोगों का एक मजमून लिखा था। मजमून किस अखबार में लिखा? उर्दू रिसाले में, या रिसाला उर्दू में। कब लिखा? 1924 में लिखा। और इसे किताब की शक्ल में 1932 में क्या किया, इसे मुरत्तब किया। ठीक है, और उसी में हमें पता चला कि ये दास्तान जो है वो उर्दू की क्या है, सबसे कदीम दास्तान। और उसी में ही मुल्ला वजी ने अपनी सबरस को अलग अलग नामों से क्या किया है, मुखातिब किया है, जिसमें उन्होंने इनको बताया है बहरुल मानी। यानी कि इस दास्तान का नाम बहरुल मानी भी है। इसके अलावा वही इल्हाम है। सबरस का दूसरा नाम वही इल्हाम भी है, और गंज उल अर्श भी है। ये सारे नाम किसके हैं? ये सारे के सारे नाम दास्तान सबरस के हैं। बहरुल मानी, वही इल्हाम, और गंजुल अर्श। ये तो ही बात किसकी? दास्तान की। अब इस दास्तान को लिखने में जिस जबान का इस्तेमाल हुआ है, जिस जबान का इस्तेमाल हुआ है वो हिंदुस्तानी है। क्या है? हिंदुस्तानी है, उर्दू नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी है। ठीक है, तो इसीलिए मुल्ला असदुल्ला वजी ने अपनी इस किताब में, यानी कि सबरस में, उर्दू को क्या कहा है, हिंदुस्तानी कहा है, कि ये हिंदुस्तानी जबान में मैंने ये लिखी है। ठीक है, लिखी है। और इसी जबान में उन्होंने क्या लिखे हैं, इंशाइये लिखे हैं। सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इंशाइया भी अफसानवी नस्र है। इंशाइये की इब्तिदाई नमूने हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो इब्तिदाई नमूने हमें दास्तान सबरस में देखने को मिलते हैं। हालांकि बाकायदा तौर पे हम लोग
علی گڑھ باقاعدہ طور پہ ہمیں یہ علی گڑھ تحریک میں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ابتدائی نمونے ہمیں صبرس میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور انشائیہ کا بانی کس کو مانا جاتا ہے؟ ملا وجی کو ہی مانا جاتا ہے۔ اور ملا وجی نے کتنے انشائیہ لکھے ہیں؟ تو 11 انشائیہ لکھے ہیں۔ 11 انشائیہ لکھے ہیں داستان صبرس میں۔ داستان صبرس میں 11 انشائیہ لکھے ہیں ملا اسد اللہ وجی نے۔ اب ان انشائیہ کے علاوہ اس داستان کو جب مولوی عبدالحق نے، کس نے؟ مولوی عبدالحق نے مرتب کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ تبازاد نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اوریجنل نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ کسی کتاب سے کیا کیا گیا ہے؟ اخذ کیا گیا ہے، یعنی کہ اسے لیا گیا ہے۔ لیکن ملا وجی نے جو ہے وہ اسے کیا بتایا ہے؟ تبازاد ہی بتایا ہے۔ تو کبھی کبھی ایگزام میں پوچھ لیتا ہے کہ مولوی عبدالحق کے تعلق سے یا مولوی عبدالحق کے مطابق یہ داستان کس سے اخذ کی گئی ہے؟ تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دستور الشاق۔ دستور الشاق یہ فارسی میں لکھی گئی ہے، اور اسی کتاب کو جو ہے وہ ماخذ بتایا گیا ہے کس کا؟ صبرس کا۔ ٹھیک ہے۔ اسی کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے قصہ حسن و دل۔ قصہ حسن و دل یہ بھی ایک کتاب ہے جو فارسی میں لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شبستان خیال، شبستان خیال یہ بھی کتاب ہے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جس سے صبرس کا کیا بتایا گیا ہے؟ ماخذ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک۔ دستور الشاق، قصہ حسن و دل اور شبستان خیال۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے دستور الشاق یہ فارسی کی شاعری میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے قصہ حسن و دل یہ جو ہے قصہ جو ہے وہ نثر میں ہے، اور نثر میں بھی کس کی زبان میں ہے؟ فارسی زبان میں۔ ٹھیک اسی طریقے سے شبستان خیال بھی کیا ہے؟ یہ بھی فارسی ہی قصہ ہے۔ تو ان کتابوں کو جو بتایا گیا ہے صبرس کا ماخذ بتایا گیا ہے ان تینوں کتابوں کے پس منظر میں۔ لیکن ملا اسد اللہ وجی نے ان کتابوں سے استفادہ حاصل نہیں کیا، یہ بات انہوں نے کہیں پر بھی نہیں لکھی۔ ایگزام میں آ جائیں تو یہ تینوں کتاب آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا: دستور الشاق، قصہ حسن دل اور شبستان خیال۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد داستان صبرس۔ ٹھیک ہے۔ صبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ داستان صبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا رکھا تھا، اور یہ لکھی گئی ہے عبداللہ کتب شاہ کی فرمائش پر۔ عبداللہ کتب شاہ کی فرمائش پر یہ داستان لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ ملا اسد اللہ وجی نے جو ہے یہ داستان لکھی ہے۔ اور اس داستان میں ملا اسد اللہ وجی نے تقریباً 76 یعنی کہ 76 جو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ کردار ہے۔ 76 جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کردار ہے داستان صبرس میں، جس میں اس کے جو مرکزی کردار ہیں، یعنی کہ جو اس کے مکھیہ کردار ہیں، یعنی کہ جو اس کے ہیرو ہیروئن ہے ایک طریقے سے، وہ ہے ہمارے کیا؟ ایک ہے ہمارا دل، اور جو کیا ہے؟ ہیرو ہے، اور ہیروئن جو ہے وہ ہے حسن۔ ٹھیک۔ یہ کیا ہے؟ دل اور حسن، ان دونوں سے بھی ایک کردار اور مشہور ہے جس کا نام ہے کیا؟ نظر۔ کیا ہے؟ نظر۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک جاسوس ہوتا ہے، جاسوس بھی ہے اور وزیر زادہ بھی ہے۔ وزیر زادہ سے مراد ہوتا ہے یہ وزیر کا لڑکا بھی ہے۔ داستان کے کردار میں یعنی کہ صبرس کے کردار میں ایک بات اور ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ صبرس کے اوپر جو ہے وہ کردار ہے۔
यहाँ पे आप लोग एक देखते हैं, सब का मतलब होता है सारे, और रस का मतलब होता है एक तरीके से आ, हम लोग इसे हिंदी में से लाया है। ये सब रस जो आया है, ये जो रस आया है, ये हिंदी में आया है। रस जो है वो उसे कहते हैं जिससे दास्तान में या शायरी में एक नया तरीके का हुस्न पैदा हो जाए। तो मुल्ला वजी ने ये जो रस इस्तेमाल किए हैं किरदार के तौर पे, वो ऐसे किए हैं जिसे कोई छू नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। इसमें जितने भी किरदार हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इंसान महसूस कर सकता है, उसे छू नहीं सकता। जैसे इंसान नजर, कि भाई तुम्हारी नजर कहाँ तक है, तो अब उसे पकड़ नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है, जी मुझे वो चीज दिखाई दे रही है। हुस्न, कि भाई तुम कितने खूबसूरत हो, जी मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ऐसे नहीं कि तुम 1.5 किलो की खूबसूरत हो या 250 ग्राम की खूबसूरत हो, बिल्कुल नहीं। तो ये सारे जो किरदार हैं वो क्या है, रस हैं। और ये जो रस है, क्या है, रस है। ये हिंदी से जेर असर में आया है। आपने नाम सुना होगा हिंदी में भरत मुनि का, नाम सुनिए, भरत मुनि ने। एग्जाम में आता भी है कि रस के ताल्लुक से किसने अपने ख्यालात पेश किए हैं, तो भरत मुनि ने पेश किए हैं। और कितने किए हैं ये भी आ जाता है। रस जो है वो कितने तरह के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल। अंजा ने सही बताया है। रस जो है वो 8 प्रकार के होते हैं जो हिंदी में है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो है वो उन्होंने पेश किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे मशहूर रस माना जाता है वो माना जाता है श्रृंगार रस। ठीक है। इसके अलावा वीर रस, वीर रस भी आता है। इसके अलावा करुणा। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नाम हैं इसके। जैसे श्रृंगार रस किससे ताल्लुक रखता है, खूबसूरती से। ना मोतियों की धार, ना किया कोई श्रृंगार, फिर भी तुम इतनी खूबसूरत हो या कितने खूबसूरत हो। वीर का मतलब होता है उत्साह, कि वीर के अंदर क्या होता है, उत्साह होता है। करुणा यानी कि क्रोध, यानी कि गुस्सा। जैसे आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले आ रहा था कि क्लास क्यों शुरू नहीं हो रही, मैं आपको देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं जो है वो आपको महसूस कर पा रहा था। हाँ, बहुत सुंदर हो नजारा आप। ठीक है, इसी तरीके से और सारे होते हैं, ये समझाने के लिए इतने ही काफी है। तो ये सारे जितने भी किरदार हैं वो सारे के सारे रस हैं, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 किरदार देखे अभी। एक हमने देखा दिल, एक देखा हमने हुस्न, और एक देखा हमने नजर, जो क्या है इसके बहुत अहम किरदार हैं। इसके बाद अक्ल, अक्ल दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो अक्ल कौन होता है, ये होता है दिल का बाप। अक्ल जो है वो क्या होता है, दिल का बाप। अब इसमें बहुत सारा कंफ्यूज होगा, तो इसलिए किरदारों को रिलेट करके याद रख लीजिएगा। जैसे दिल, दिल में क्या आ रहा है, बाद में लाम आ रहा है, और अक्ल में भी क्या आ रहा है, लाम आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, आपस में बाप बेटे हैं। क्या है, आपस में बाप बेटे हैं। और ये अक्ल जो है वो कहाँ का बादशाह होता है, तो ये बादशाह होता है सीस्तान का। शीस्तान जो है वो एक जगह है, वहां का बादशाह होता है। और दिल कहाँ का होता है, इलाका तन का होता है। इलाका तन का शहजादा होता है दिल। और बाप जो है वो कहाँ का होता है, शीस्तान का, या मुल्क शीस्तान का। हीरो का बाप हो गया, अब हीरोइन के बाप पे आ जाते हैं। हीरोइन के बाप का नाम होता है क्या, इश्क। ठीक है, और ये क्या है, हुस्न। तो ये जो सीन है ये इश्क को डिनोट करता है।
हालांकि यहाँ पे छोटा सीन है, वहां पर बड़ा सीन है, लेकिन आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं कि हुस्न के वालिद का नाम क्या है? इश्क है। और ये कहाँ का बादशाह होता है? ये बादशाह होता है मशरिक का। ठीक है। अक्ल और इश्क, इन दोनों में क्या होती है? जंग भी होती है। हाँ अंजार बेटा, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? मैंने सिर्फ अभी किरदार बढ़ाए हैं, आप नामोश पे कैसे पहुंच गए? देखो, इंफॉर्मेशन या इल्म होना अच्छी बात है, नो डाउट। आपको है, अच्छे लोगों से है। आपने, मैं एक बात से बता के बात को खत्म कर दूंगा। इबलीस के पास भी बहुत इल्म था, लेकिन वो फिर शैतान बन गया। तो ज्यादा समझना, यानी कि कम कहना और ज्यादा समझना। आपको पता है कि आगे क्या होगा, किरदार कितने हैं, सबको पता है, लेकिन सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। आपसे क्या होता है, जब आप पहले रिप्लाई कर देते हैं ना, तो कुछ बच्चे डिमोटिवेट पहले ही हो जाते हैं। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा कि आप पहले रिप्लाई क्यों कर रहे हैं, बस सामने वाले जो बच्चे हैं वो थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं। यार इस बच्चे को तो बहुत पता है, हमें क्यों नहीं पता है, हम कहाँ पीछे रह गए। तो वो अपना जब एनालाइज करता है ना, तो खुद डिमोटिवेट हो जाता है। यार इसको तो सर से पहले सारी चीजें पता है, पता नहीं ये कैसे कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो रिप्लाई देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब ज्यादा रिप्लाई देने लगते हैं ना, तो सामने वाले बच्चों को थोड़ा सा अपने आप में जो है वो नीचे दर्जे में चले जाते हैं। दो तीन बच्चे हैं क्लास में जो कमजोर हैं बहुत। अब वो यहाँ पे सीखने आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं कि आपको पहले सारी चीजें पता है। लेकिन जब सारी चीजें पता हो तो जब ज्यादा बेहतर हो जब पूछा जाए। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि बताइए अक्ल कहाँ का बादशाह है, तो वहां आप बताइए। अभी तो मैंने नामूस का या आफियत का नाम बताया ही नहीं है। तो आप अपने कलीग, अपने क्लासमेट का भी ख्याल रखें। जब सवाल पूछा जाए तभी उसका जवाब दिया जाए तो ज्यादा बेहतर। बाकी आप करते रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे फिक्र अपने छोटे छोटे बच्चों की भी है, जिन्होंने सिर्फ उर्दू का अभी अलिफ अलिफ ही पढ़ा है। रा दाल वाव अभी बाकी है। तो जब वो वाव पे आ जाएंगे, वो जब वो दाल पे आ जाएंगे, वाव पे आ जाएंगे, तब उनसे जो है वो बात कर सकते हैं। उन्हें भी अच्छा लगेगा। जब आप लोगों के बीच में मार का अराई होगी, मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि बताइए भाई, सबरस कब लिखी गई, सब बताएंगे क्वेश्चन। अच्छा लगता है, सारे बच्चे जवाब देते हैं। बाकी मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट करने का बिल्कुल नहीं है। आप दीजिए, लेकिन अपने दोस्तों का, अपने क्लासमेट का थोड़ा सा ख्याल रखें। चलिए फिर वापस आ जाते हैं अपने किरदार की तरफ। अक्ल हो गया, नजर हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें जो विलन है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि विलन की भी जरूरत है। और विलन जो है वो है गैर। ठीक है। विलन क्या है? गैर। और गैर के बाद रकीब। ठीक है। रकीब जो है वो एक तरीके से वफादार होता है अपने बादशाह। और किसके बादशाह का? इश्क का। इश्क के बादशाह या वजीर होता है रकीब। और रकीब की बेटी होती है गैर। रकीब की बेटी होती है गैर। यही जो है वो झूठा इल्जाम लगाती है किस पर? शहजादे पर। तो यहीं से जो है वो क्या होती है, दास्तान में एक नया मोड़ आता है, रकीब और गैर। इसके अलावा और बहुत सारे किरदार हैं, जैसे नामोश। ये कहाँ का होता है? आफियत शहर का बादशाह होता है। आफियत शहर का बादशाह होता है। इसके अलावा इसमें और दिगेर किरदार हैं, जैसे हिम्मत। ठीक है। हिम्मत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन बहुत से लोगों में होती है हिम्मत। हिम्मत के बाद कामत। हिम्मत के बाद कामत। हिम्मत और उसके बाद कामत। कामत के बाद जुल्फ। जुल्फ को हम लोग लट भी कहते हैं।
ठीक है। वैसे बाल दिखते हैं, आप लोग देखते हैं ना, जब किसी शादी पार्टी में जाते हैं, फरवरी की ठंडी ठंडी सर्दी होती है, फिर भी खवातीन क्या करते हैं, एक वो छोटा सा बारीक सा कपड़ा पहन के और मेकअप 1.5 किलो का लगा के बाल को ऐसे मोड़ लेती हैं एकदम, जैसे तेरे नाम वाले बाल थे सलमान खान के। ठीक है? तो वैसे मोड़ लेते हैं, तो वही होती है जुल्फ, यानी कि लट। और इस लट में क्या होती है, इस लट में एक खास बात ये होती है कि जो एक किरदार है जुल्फ, ये नजर को अपने बाल देती है, कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो आप इस बाल को जला दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। तो ये जुल्फ का किरदार इसलिए भी अहम है क्योंकि ये नजर की जो है वो बहुत मेहनत करती है, और शहजादे की भी। क्योंकि नजर को जो है वो, जब वो आबे हयात की तलाश में जाता है, तो उसे जो है वो क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और वहीं पर यो नजर जो है वो जुल्फ जलाता है, और वहां से जो है क्या हो जाता है, फरार हो जाता है। ठीक। इसके बाद जुल्फ के बाद सब्र, ये भी क्या है, एक किरदार है जिसका नाम है क्या, सब्र। सारे नाम ऐसी हैं जो आपने सुने होंगे, जो आपने देखे होंगे, जो आपने महसूस किए होंगे रोजमर्रा की जिंदगी में। बस कंफ्यूज ऐसे करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे हैं, तकरीबन 76। तो इसलिए सारे 76 के 76 तो नहीं पढ़ने हैं, बस बहुत कम जो है वो पढ़ने हैं। इसके बाद सब्र के बाद गमजा, गमजा भी जो है वो अहम किरदार है। और इसके बाद ख्याल। एग्जाम में सवाल आता है, जब लड़ाई हो रही होती है शहजादे में और इधर इश्क के बाप में, तो उसे डर होता है, यानी कि हुस्न को डर लगता है कि कहीं मेरे शहजादे को मार न दिया जाए जंग में। तो फिर जो शहजादी होती है हुस्न, वो अपने सबसे भरोसेमंद इंसान या अपने भरोसेमंद सैनिक को भेजती है, जिसका नाम होता है ख्याल। और ख्याल ही बीच जंग में से उसको, दिल को जो है वो क्या करके लेकर आता है, बचा कर लेकर आ जाता है। तो ये कुछ किरदार हैं जो एग्जाम के हवाले से आपको याद रखने हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बस इतने ही आपको जो है वो याद रखने हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। दास्तान सबरस का खुलासा पीडीएफ के तौर में टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाके इसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में खुलासा बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगर पीडीएफ में कोई पासवर्ड मांगे तो पासवर्ड यही है, CADCAD@123। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, अपने भरोसेमंद इंसान को भेजती है, या सिपाही को भेजती है, गुलाम को भेजती है। ख्याल इसीलिए तो बताया। ठीक। और यहाँ पर लिख लीजिएगा एक बात और, कि इन ख्याल में जो सारी कशमकश है वो दो चीजों के लिए है। ठीक है। पहला क्या है, दो चीजों में आबे हयात की तलाश। ठीक है। आबे हयात की तलाश है पहला। और दूसरा क्या है, हुस्न व दिल की दास्तान को बयान किया गया। यानी कि दास्तान सबरस में ये दो क्या हैं, खुसूसियत है, या दो जो हैं ये कहानियां हैं। आप लोग इसका खुलासा पढ़ लीजिएगा, वहां से सवाल ज्यादा आता नहीं है, जितना भी आता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा कुछ और दास्तानें हैं जो एग्जाम के हवाले से पूछे जाते हैं, वो आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा, दास्तान सबरस के अलावा। ठीक है। उर्दू की पहली दास्तान आपको पता है सबरस ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी दास्तानें हैं जो दक्कनी अदब में लिखी गई हैं, या दक्कन में लिखी गई हैं, दक्कन में लिखी गई हैं। उनमें कुछ नाम है जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अनवार सहेली। ठीक है, तबाजात नहीं है, ये तर्जुमा है, अनवार सहेली। ठीक है। इसके मुसन्निफ का नाम है
मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी। मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी। बीजापुरी। ये बीजापुर के रहने वाले थे, क्योंकि आपको पता है कुली कुतुब वो मुल्ला असदुल्ला वजी कुतुब शाही खानदान के थे। और ये अनवर सहेली के मुसन्निफ मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी बीजापुर के रहने वाले थे। इसके अलावा तनावली मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टाफ बना के लिख लीजिएगा। और इसके मुसन्निफ हैं फकीरुल्लाह शाह हैदर। फकीरुल्लाह शाह हैदर, ये इनकी दास्तान है तनावली। इसके बाद हिकायतुल जलीला। हिकायतुल जलीला। हिकायतुल जलीला, इसके मुसन्निफ हैं मुंशी शमशुद्दीन अहमद। मुंशी ठीक है। तो ये कुछ दास्तान है जो दक्कन में जो है वो लिखी गई है, जिनको आपको याद रखना है एग्जाम के हवाले से। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आवाज रुक गई। आवाज का इशू है क्या? आवाज का इशू है? एक बार एग्जिट होके वापस आ जाइए अगर ऐसी बात है। एग्जिट। एग्जिट होके वापस आ जाइए। कभी अगर ऐसी बात हो बीच में, तो अगर कभी ऐसा हो तो ऐसा हो जाता है नेटवर्क बीच बीच में लुप जिप कर लेता है। आपका हो सकता है या हमारी तरफ से भी हो सकता है। जब भी ऐसा लगे तो एक बार एग्जिट होके वापस आ जाइएगा। क्लास वहीं से आपको शुरू मिलेगी, क्योंकि टेक्निकल चीजें जो है वो इंसान के हाथ में नहीं होती। ठीक है, चलिए फिर। तो ये हुई दास्तान जो दक्कन में लिखी गई। इसके अलावा कुछ शुमाली हिंद में भी लिखी गई है दास्तान, क्योंकि उर्दू अदब में जो है वो शुमाली हिंद में ही फरोग मिलता है सारी चीजों को। शुरू दक्कन में होती है, लेकिन फरोग जो है वो यहाँ पर मिलता है। तो शुमाली हिंद में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो शुरुआत होती है 18वीं सदी में होती है शुमाली हिंद में। जबकि हमने पढ़ा था कि दक्कन में कहाँ पर हुई थी? 17वीं सदी में। दक्कन में 17वीं सदी में है और शुमाली में 18वीं सदी में है। तो 18वीं सदी में जो पहली दास्तान मानी जाती है वो मानी जाती है किस्सा महर अफरोज दिलबर। ठीक है, किस्सा महर अफरोज दिलबर। इसके मुसन्निफ का नाम है ईसवी खान। ईसवी खान। ठीक है। शुमाली हिंद में पहली दास्तान किस्सा महर अफरोज को माना जाता है। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो आपसे जो है वो घुमा के सवाल पूछेगा। और वो पूछेगा शुमाली हिंद की पहली अदबी दास्तान कौन सी है? अदबी दास्तान कौन सी है? यहाँ पे लफ्ज आ गया अदबी। यहाँ पे अदबी नहीं आता है। फसाने अजाइब नहीं, वो तबजाद है। वो तबजाद में आएगा। यहाँ पूछा गया है शुमाली हिंद की पहली अदबी दास्तान कौन सी है? किस्सा महर अफरोज पहली है लेकिन अदबी नहीं है। करबल का था नहीं।
رانی کیت کی کہانی تو 19ویں صدی میں لکھی گئی. چلیے آنسر ہو جائے گا شمالی ہند کی پہلی ادبی داستان ہے نو طرز مرصع. نو طرز مرصع. اس کے مصنف ہیں میر محمد عطا خاں تحسین. یہ کیا ہے؟ اردو کی پہلی ادبی داستان ہے جس کا نام ہے نو طرز مرصع، میر محمد عطا خاں تحسین کی. اور یہ کب لکھی گئی؟ 1775 میں. اور قصہ مہر افروز و دلبر ہے 1770 میں. اب قصہ مہر افروز و دلبر کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ کتاب میں نہیں ہے، یعنی کہ یہ اورل سنائی گئی ہے داستان، اس لیے ادبی نہیں ہے. کیونکہ ادبی سے مراد ہوتا ہے کہ کتاب یا کوئی کہانی کتابی شکل میں آئے. تو کتابی شکل میں جو ہے وہ عطا خاں تحسین کی ہے، نہ کہ قصہ مہر افروز و دلبر ہے. یہ صرف اور صرف اورل سنائی گئی. تو جو چیز جب تک ادب میں نہیں آتی، مینس جب تک کتابی شکل میں نہیں آتی، تو اسے ادب میں شمار نہیں کیا جاتا. تو ادب میں شمار کرنے کے لیے ہم لوگ اگر پوچھا جائے شمالی ہند کی پہلی ادبی داستان کون سی ہے تو نو طرز مرصع. شمالی ہند کی پہلی داستان پوچھا جائے تو آنسر ہو جائے گا قصہ مہر افروز و دلبر عیسوی خان کی. یہیں پر ایک سوال اور آتا ہے کہ شمالی ہند کی پہلی تبازاد داستان کون سی ہے؟ یہاں پہ لفظ آ گیا تبازاد، یعنی کہ اوریجنل، کیونکہ یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ترجمہ ہیں. قصہ مہر افروز و دلبر بھی اور نو طرز مرصع بھی. تو شمالی ہند کی پہلی تبازاد پوچھا گیا ہے. اب بتانی ہے آپ کو کیا تبازاد. تو تبازاد آپ سب کو پتا ہے، وہ ہے آپ کی فسانہ عجائب. کیا ہے؟ فسانہ عجائب. جس کے مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف ہیں رجب علی بیگ سرور. ٹھیک. یہ کیا ہے؟ یہ تبازاد نہیں، تبازاد داستان ہے فسانہ عجائب. اس کے مصنف ہیں رجب علی بیگ سرور. اب یہ تبازاد تو ہے، لیکن تبازاد کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ جوابی تصنیف بھی ہے. جوابی تصنیف. جوابی تصنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی کے جواب میں لکھی گئی. اور کس کے جواب میں لکھی گئی؟ اور وہ ہے باغ و بہار. ٹھیک ہے. یہ باغ و بہار، اور باغ و بہار کے مصنف آپ کو پتا ہے کون ہے؟ میر امن. تو میر امن جو ہے وہ باغ و بہار نے لکھی ہے، اور اسی باغ و بہار کے جواب میں کیا لکھی ہے؟ فسانہ عجائب. اور یہیں پر لکھ لیجیے گا بریکٹ میں بنا کے کہ اردو کی، یعنی کہ اردو ادب کی، اردو ادب سے مراد ہے پورا اردو ادب، اردو ادب میں سب سے مشہور داستان باغ و بہار ہے. پورے اردو ادب میں لے کے سبرس سے لے کے اور آج تک جب یہ آپ کلاس لے رہے ہیں تب تک سب سے مشہور کتاب باغ و بہار ہے، جب سے لکھنا شروع ہوئی اور آج تک. تو انہی کے جواب میں لکھی گئی ہے فسانہ عجائب اور باغ و بہار. ٹھیک ہے. ابھی جب جواب کا قصہ شروع ہوتا ہے تو یہ ختم نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے باغ و بہار لکھی گئی، باغ و بہار کے جواب میں کس نے لکھی؟ فسانہ عجائب لکھی. تو یہ جو ہے فسانہ عجائب میں کیا کیا گیا ہے؟ باغ و بہار کا مذاق اڑایا گیا. ٹھیک. تو ایک انسان کو یہ مذاق جو ہے وہ پسند نہیں آیا. پھر اس نے فسانہ عجائب میں یا فسانہ عجائب کے لیے ایک کتاب لکھی، اس کے جواب میں فسانہ عجائب، جس کی کتاب کا نام تھا سرو سے سخن. ٹھیک. کیا ہے؟ سرو سے سخن. یہ اس کے جواب میں ہے فسانہ عجائب کی. اور اس کے مصنف کا نام ہے جعفر علی شیون.
जाफर अली शिवन। बेटा नया दर्पण जो है वो फूल बन के जवाब में लिखी है, वो मसनवी है। हम यहाँ दास्तान की बात कर रहे हैं। नया दर्पण, मैंने कहा था ना कि ज्यादा इल्म ले डूबेगा, तो इसीलिए आगे नहीं जाना, आगे जाओगे तो डूब जाओगे। शुरू से सुखन क्या है, जाफर अली शिवन की, और ये किसके जवाब में लिखी गई, फसाने अजाइब के जवाब में लिखी गई। अब जाहिर सी बात है, कोई आपके उस्ताद की बेहुरमती करे, कोई आपके उस्ताद को भला बुरा कहे, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है। ओ सॉरी, जाफर अली शिवन की थोड़ी है, ये नहीं है, कंफ्यूज है थोड़ा सा। जाफर अली शिवन की नहीं है, दास्तान सही है। मुसन्निफ का दूसरा नाम है, वो है फखरुद्दीन हुसैन सुखन। सॉरी बेटा, फखरुद्दीन हुसैन सुखन, अब याद आएगा। तो सुखन से यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ठीक। तो जब फखरुद्दीन ने फसाना अजायब लिखी और रजब अली बेग का जो है वो मजाक उड़ाया, तो फसाना अजायब के जो मुसन्निफ हैं रजब अली बेग सुरूर, उनका एक शागिर्द था जिसका नाम था जाफर अली शिवन। तो उसने एक किताब लिखी, तिलस्म हैरत। और तिलस्म हैरत में इसका जो है वो मजाक उड़ाया गया या इसका जवाब लिखा गया। और तिलस्म हैरत के मुसन्निफ हैं जाफर अली शिवन। जाफर अली शिवन, जो किसके उस्ताद और जिसके शागिर्द थे, रजब अली बेग सुरूर के शागिर्द थे। तो ये किताब जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा सीक्वेंस में, बागो बहार, फसाने अजाइब, शुरू से सुखन और तिलस्म हैरत। एक सवाल आता है कि बागो बहार की मारका आराई में, ऐसे ही आएगा बिल्कुल, खास तौर पे अलीगढ़ में आता है, बागो बहार की मारका आराई में, मारका आराई में सबसे आखिर में कौन सी तसनीफ लिखी गई, कौन सी तसनीफ लिखी गई। ठीक है। या इसी सवाल को घुमा के पूछ सकता है कि बागो बहार की मारका आराई की आखिरी कड़ी कौन सी है। ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं आप लोग, वो आंसर हो जाएगा तिलस्म हैरत। बागो बहार जो शुरू हुई थी उसकी लड़ाई की आखिरी कड़ी कौन सी है, तिलस्म हैरत। या आप लोग कह सकते हैं बागो बहार की मारका आराई की आखिरी कड़ी तिलस्म हैरत है। ये भी सवाल आता है। ठीक है। ये किताबें हम लोग जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तब इस पे जो है वो रोशनी डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, मलिक मोहम्मद गीती फरोज। मोहम्मद व गीती फरोज। ठीक है। इसके मुसन्निफ का नाम है महर चंद खत्री। महर चंद खत्री। ये भी क्या है, दास्तान। इसके अलावा डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन दास्तान से ये आने वाला बिल्कुल तय है, और ये है आपका अजाइबुल कसस। अलीगढ़ में और जामिया में कंफर्म है ये वाला क्वेश्चन। अजाइबुल कसस, अजाइबुल कसस के मुसन्निफ का नाम है बादशाह शाह आलम सानी। बादशाह शाह आलम सानी, ये इन्होंने लिखी है जिसका नाम है अजाइबुल कसस। अगर ईयर पूछे तो लिख लीजिएगा 1792, 1792। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। अजाइबुल कसस अलीगढ़ वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कह रहे थे क्योंकि अभी जो है वो जामिया और एएमयू का बैच शुरू होने वाला है 21 तारीख से, क्या सर हमें उसमें इनरोल होना है। आपको इनरोल होने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो ऑलरेडी जामिया और अलीगढ़ से ही रिलेट करता है। बस आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है, क्योंकि जामिया में और अलीगढ़ में सब्जेक्टिव पार्ट होता है, उसकी क्लासेस अलग से होंगी और वो ईद के बाद होंगी। ठीक है, वो ईद के बाद होंगी। अभी आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पहले सीयूईटी का एग्जाम हो रहा है, पहले उस पर ध्यान दीजिए।
بعد میں ہم لوگ جامعہ اور علی گڑھ پہ بات کریں. ہاں اس کو بھی پڑھنا ہے، اس کو بھی میں ہی پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. سبجیکٹو پارٹ جو ہے وہ عید کے بعد ہم لوگ شروع کریں گے، کیونکہ اس کی ڈیٹ رمضان میں نہیں آئے گی، عید کے بعد ہی آئے گی. اپریل کے یا مئی کے لاسٹ میں جا کے جو ہے وہاں پہ ایگزام ہوگا. تو آپ لوگ بے فکر رہیے. واپس آ جاتے ہیں اپنی داستان عجائب القصص بادشاہ شاہ عالم ثانی کی لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ انشاء اللہ خان انشاء کی ہے رانی کیتکی کی کہانی. رانی کیتکی کی کہانی اس کے مصنف کون ہیں؟ انشاء اللہ خان انشاء. رانی کیتکی کی کہانی انشاء اللہ خان انشاء. اس کے بعد بوستان خیال. بوستان خیال یہ کیا ہے؟ میر محمد تقی خیال کی ہے. میر محمد تقی خیال. ٹھیک ہے. اب دیکھو بوستان خیال جو ہے وہ سراج اورنگ آبادی کی بھی ہے، مثنوی ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ لوگ کنفیوز مت ہوئیے گا اس کو لے کے یا ان کو لے کے. میر محمد تقی خیال اور مصنف ہے اس کے بوستان خیال. ہاں بیٹا وہ خواب و خیال ہے، میر محمد تقی کی وہ خواب و خیال ہے. ٹھیک ہے. یہ بوستان خیال ہے، وہاں پر مثنوی ہے. جیسے خواب و خیال مثنوی ہے میر تقی میر کی، حالانکہ میر اثر کی بھی میر تقی وہ میر اثر کی بھی خواب و خیال ہے. اس کے علاوہ منشی پریم چند کا افسانہ بھی ہے خواب و خیال. اس کے علاوہ منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ بھی ہے خواب و خیال. یعنی کہ ایک نام سے الگ الگ صنف میں ہو سکتے ہیں، بس دھیان یہ دینا ہے کہ آپشنس میں کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. چلیے پھر تو یہ کچھ داستانیں تھیں جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں. صرف مین میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، زیادہ نہیں جو ہے وہ میں نے آپ کو لکھوائی ہے. تب جب ہم لوگوں نے داستان جو ہے وہ سبرس کو مکمل کر لیا ہے اور سبرس سے جتنے بھی سوال آتے ہیں وہ آلموسٹ جو ہے وہ ہم نے کیا کر لیے ہیں، کلیئر کر لیے ہیں. اور ایگزام کے حوالے سے جتنا ہمیں ضروری لگتا ہے وہ ہم نے کر لیا. باقی داستان کا جو خلاصہ ہے وہ آپ لوگ آرام سے پی ڈی ایف کے طور پہ جو میں نے بھیج رکھا ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہیڈنگ ڈال لیجیے گا، کیونکہ داستان دکن میں ایک ہی ہے سبرس، باقی کوئی پڑھنے نہیں. ہم آ جاتے ہیں کس میں؟ شمالی ہند میں. اب شمالی ہند میں دو داستان تھی جو امپورٹنٹ ہے ابتدا میں، قصہ مہر افروز و دلبر اور قصہ چاہ درویش کا جو ترجمہ ہوا نو طرز مرصع. دونوں ہی آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم لوگ اسکیپ کر دیتے ہیں، صرف نام یاد رکھتے ہیں. لیکن شمالی ہند میں ایک داستان ہے جس کا نام ہے کیا؟ کربل کتھا. ٹھیک ہے. کربل کتھا. تو جب ہم لوگ کل کی کلاس میں ملیں گے تو اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے، کربل کتھا کے حوالے سے. ٹھیک ہے. آج کی کلاس میں اتنا ہی. کل ملتے ہیں آپ لوگوں سے داستان کربل کتھا کو لے کے.